रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के फैंस जो इस वीडियो को देख रहे हैं यार, तकलीफ तो हुई होगी, बुरा तो लगा होगा और शौक तो लगा होगा, क्योंकि जहां पे जीत की हैट्रिक को आज हम सेलिब्रेट करने वाले थे, वहीं पे अब देखना पड़ेगा कि घर पे अपना रिकॉर्ड फिर से कैसे बेहतर करने में ये सीजन बीतने वाला है। देखिए, पिछले सीजन जो 6 लगातार मैचेस जीते थे सीजन के एंड में, और उसमें से 3 जो घर पे जीते थे, उससे एक उम्मीद जागी थी कि अब चिन्नास्वामी इज नॉट रियली अ प्रॉब्लम, और टॉस हार भी जाओ तो फिर भी ये टीम इतना दमखम रखती है कि जीत सकती है। भाई, केकेआर को उनके घर पे हराया, चेन्नई को 17 साल बाद उनके घर पे हराया, तो उम्मीदें तो जागी थी। बट गुजरात टाइटंस भी पूरी तैयारी के साथ आई थी और वही देखने को मिला इस मैच में। विराट कोहली, जिन्होंने एक वेन्यू पे सबसे ज्यादा रन बनाने का वो खिताब हासिल किया चिन्नास्वामी में, मतलब एक वेन्यू पे उनसे ज्यादा रन किसी और ने नहीं बनाए। दैट इज द काइंड ऑफ लव अफेयर ही हैड। अरशद खान उनका विकेट जल्दी ले लेते हैं और पूरे चिन्नास्वामी स्टेडियम में सन्नाटा सा छा जाता है। बट दैट वाज नॉट इवन द बिगेस्ट स्टोरी, वाज इट? द बिगेस्ट स्टोरी वॉज, जो हमने कल के वीडियो में बात की थी, कि काफी पुराने चेहरे आरसीबी के घर वापस आने वाले हैं। शर्फिन रथरफोर्ड, अनुज रावत, महिपाल लोमरोड सब आरसीबी के लिए खेले हैं। आशीष नेहरा बॉलिंग कोच रहे, पार्थिव पटेल आरसीबी के साथ खेल चुके हैं पहले। अब आशीष नेहरा और पार्थिव पटेल उस कोचिंग स्टाफ का हिस्सा है जो गुजरात टाइटंस के डगआउट में पाया जाता है। तो यानी कि काफी परिचय तो था। इस सब के बीच में सबसे बड़ी कहानी थी मोहम्मद सिराज की। जब हमारे साथ शो पे जुड़े थे मुंबई के खिलाफ मैच जीतने के बाद, तो उन्होंने कहा था इमोशनल तो बहुत होगा जब मैं चिन्नास्वामी जाऊंगा एक ऐसे फ्रेंचाइज के खिलाफ खेलने जिनके साथ मैंने 7 सीजन बिताए हैं। थोड़ी तकलीफ भी थी, इमोशन इसलिए भी ज्यादा था क्योंकि यश दयाल को रिटेन किया गया, रजत पाटीदार को रिटेन किया गया, लेकिन मोहम्मद सिराज, जो कि इन दोनों से पहले से इस जर्सी में नजर आते थे, उनके बारे में रिटेंशन स्ट्रैटेजी जो है वो लागू नहीं हुई। गुजरात टाइटंस ने अपनी ऑक्शन स्ट्रैटेजी पहले ही साफ कर दी थी। उन्होंने पेस बॉलर्स में अपना थोड़ा सा निवेश किया, आशीष नेहरा की छाप उसमें देखी, रबाडा, ईशांत शर्मा के साथ साथ प्रसिद्ध कृष्णा एंड मोहम्मद सिराज को इंक्लूड करते ही समझ में आ गया था कि पेस बॉलिंग थोड़ा सा हैवी है जाएगी टीम, और कोशिश करेगी कि उसके दम पे अपनी बॉलिंग कोर को वो स्ट्रांग रख सके। तो सिराज वाज ऑलरेडी पिक्ड, बट नाउ सिराज वाज कमिंग बैक टू चिन्नास्वामी स्टेडियम। इस सारी तकलीफ, इस सारे दर्द और इस दुख के बाद, जो कि आरसीबी के फैंस अभी झेल रहे होंगे, जो जीत की हैट्रिक का इंतजार कर रहे थे, आई एम श्योर कहीं ना कहीं दिल में झांक के देखेंगे तो थोड़ा सा प्यार नजर आएगा मियां मैजिक और डीएसपी साहब हमारे मोहम्मद सिराज के लिए, क्योंकि इस बंदे ने बहुत खून बहाया है, बहुत पसीना बहाया है उस रेड एंड गोल्ड जर्सी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की। बहुत गर्व और सम्मान के साथ उस जर्सी को पहना है। रिटेन नहीं हुए तो क्या हुआ, Once an RCBN, always an RCBN. And even though RCB के खिलाफ उन्होंने वो परफॉर्मेंस दी जिससे उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच मिला, कहीं ना कहीं RCB के फैंस जब इस दुख से उभरेंगे तो आई एम श्योर थोड़ी सी एक मुस्कुराहट होगी चेहरे पे कि यार, आई एम श्योर मोहम्मद सिराज अपना ही बंदा है, अच्छा किया उसने, दिल को अच्छा लगा। पिछला प्लेयर ऑफ द मैच जो उन्होंने आईपीएल में जीता था, मैं चेक कर रहा था, वो गुजरात टाइटंस के खिलाफ जीता था, और वो जीता था इसी मैदान पे, यानी इसी फिक्सचर में, इसी मैदान पे उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच जीता था। अब एग्जैक्टली इसी फिक्सचर में अब गुजरात के लिए खेलते हुए उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच जीता है। बड़ी पोएटिक सी ये स्टोरी है। इट वॉज इमोशनल फॉर हिम। उनके इंस्टाग्राम स्टोरीज भरी हुई थी बेंगलोर से, विराट कोहली से जो उनका मिलना हुआ मैच से एक दिन पहले, उस सबसे, बट इस सब को उन्होंने एक इंस्पिरेशन, मोटिवेशन में तब्दील करते हुए एक ऐसी फायरी स्पेल डाली जो पहले ओवर की पहली गेंद से ही नजर आ गई थी, जब शॉर्ट पिच गेंद से फिल सॉल्ट को उन्होंने सरप्राइज किया। विकेट भी लिए, 14 डॉट गेंदें भी डाली, एंड एब्सोल्युटली टॉप क्लास फास्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय हिम। प्रॉबेबली वन ऑफ द बेस्ट दिस सीजन। मैं कहूंगा मिचेल स्टार्क के बाद जो सेकंड बेस्ट फास्ट बॉलिंग परफॉर्मेंस मुझे देखने को मिली है, वो मोहम्मद सिराज की होगी। कमेंट सेक्शन में बताना, अगर आप आरसीबी के फैन हैं भी तो भी आपको मोहम्मद सिराज की ये परफॉर्मेंस कैसी लगी। देखिए, दिल में तो आरसीबी अभी भी कहीं ना कहीं बसी है, इसीलिए तो इस तरह की परफॉर्मेंस जो है वो आ चुकी है। राइट, मोहम्मद सिराज का घर है हैदराबाद, और हैदराबाद के ही मुकाबले की हम बात करेंगे। इस सब के बीच में पॉइंट्स टेबल में थोड़ा सा बदलाव आया है आरसीबी के हारने की वजह से, क्योंकि वो लगातार 3 नहीं जीत पाए, तो पंजाब किंग्स एक्चुअली पॉइंट्स टेबल के टॉप पे पहुंच गए। हम कह रहे हैं पंजाबी आ गए हुए, पंजाबी बिना मैच खेले हुए छा गए हुए सबसे ऊपर पॉइंट्स टेबल पे। पंजाब किंग्स के फैन कहेंगे भाई यहीं पे रोक दो, प्लेऑफ्स करवा दो, हम टॉप ऑफ द टेबल हैं, और अभी कहानी बहुत बाकी है। बट पंजाब हैव लुक द बेस्ट साइड सो फार इन द टूर्नामेंट। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई नो दिल्ली वाले फैन कहेंगे हेलो भूल गए क्या हमें, बट ट्रूथ बी टोल्ड पंजाब के सारे बेसिस कवर्ड लग रहे हैं। ऐसे आरसीबी के साथ भी लग रहा था, बट थिंग्स कैन चेंज वेरी क्विकली इन द सीजन। सडनली गुजरात टाइटंस आर लुकिंग लाइक अ साइड जो कह सकती है कि बॉलिंग के दम पे टूर्नामेंट्स जीते जाते हैं। नाउ ऑन टू 2 साइड्स जो पिछले सीजन का फाइनल खेली थी। ईडन गार्डन्स, उसी मैदान पे हम जाएंगे जहां पे इस सीजन का पहला मुकाबला खेला गया था। केकेआर आरसीबी से हारे थे वहां पे, अब वो वापस अपने घर जाएंगे। राजस्थान को गुवाहाटी में हरा के और मुंबई से वानखेड़े में हार के। सनराइजर्स हैदराबाद की कहानी थोड़ी सी उल्टी रही है, क्योंकि उन्होंने अपना पहला
मैच बड़े ताबड़तोड़ अंदाज में जीता। पहले तो आईपीएल का सेकंड हाईएस्ट स्कोर जड़ दिया 286, और उसके बाद ऑपोजिशन यानी कि राजस्थान रॉयल्स को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। दूसरा और तीसरा मैच वो लखनऊ और दिल्ली कैपिटल से हार के आ रहे हैं, तो यानी कि 1 जीत 2 हार केकेआर के लिए, 1 जीत 2 हार सनराइजर्स हैदराबाद के लिए। ऑलमोस्ट बराबरी की लड़ाई है, पर अगर आप हेड टू हेड रिकॉर्ड की तरफ चलेंगे तो आपको लगेगा बड़ा फासला है, क्योंकि रीसेंट हेड टू हेड रिकॉर्ड में पिछले 10 में से 8 मैचेस इन दोनों टीमों के केकेआर ने जीते हैं। बल्कि थोड़ा सा और बारीकी से देखें तो पिछले 5 में से 4 मुकाबले केकेआर ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराए हैं। बल्कि थोड़ा सा और बारीकी से देखें तो पिछले सीजन में 3 बार भिड़े थे ये दोनों, और तीनों बार सनराइजर्स हैदराबाद को हार झेलनी पड़ी थी। एक तो पहले ग्रुप स्टेज में जहां पे हेनरिक क्लासन ने बड़ी कोशिश की उस बड़ी चेस को अंजाम देने की, लेकिन वो काम अधूरा रह गया। फिर क्वालिफायर 1 में टॉप 2 टीम्स यानी केकेआर और एसआरएच की मुलाकात हुई। वहां पे मिचेल स्टार्क ने बताया कि क्यों 25 करोड़, लगभग 25 करोड़ में केकेआर ने उन्हें अपना बनाया था। और फिर फाइनल में 113 पे समेट दिया सनराइजर्स हैदराबाद को, जो इतनी मेहनत करते हुए राजस्थान को क्वालिफायर 2 में हराते हुए फाइनल में पहुंचे थे। चेन्नई 113 पे सिमट गए। ट्रैविस शेख जो है पहले 2 ओवर में आउट हो गए, और केकेआर ने 8 विकेट से फाइनल जीत के तीसरी बार ट्रॉफी अपने नाम कर ली। वेंकटेश अय्यर का हाफ सेंचुरी भी आई थी। तो धीरे धीरे आगे चलेंगे, बताएंगे कि कौन सी की बैटल्स हैं और कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिनके बारे में आप सोच सकते हैं अगर आप अपनी फैंटेसी की 11 बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉबल 12 में बताऊंगा, कैप्टनसी वाइस के कैप्टनसी के पिक्स भी उस पर बात करेंगे जरूर। ओके, लेट्स टॉक अबाउट व्हाट द प्रॉब्लम्स आर। प्रॉब्लम दोनों टीमों के लिए 2 तरीके की हैं। एक तो दोनों टीमों की बॉलिंग पावर प्ले में चल नहीं रही है, एक दूसरी कि दोनों टीमों की बैटिंग पावर प्ले में चल नहीं रही है। क्वाइट सिंपल, राइट? मतलब मैं थोड़ा सा नोटिस कर रहा था कि लोएस्ट रन रेट फर्स्ट टू 6 ओवर्स यानी कि जो हमारा पावर प्ले का फेज है इस सीजन, उसमें सेकंड लोएस्ट इस केकेआर 7.8। किसने इमेजिन किया था? नारायण, क्विंटन डिकॉक ओपन कर रहे हैं, अजिंक्य रहाणे 3 पे जनरली सीएसके के साथ जो कर रहे थे मार के ही खेलते हैं, बट 7.8 इज देयर रन रेट, जो कि सीएसके के बाद सेकंड लोएस्ट है। हाईएस्ट इकोनॉमी रेट की बात की जाए पहले 6 ओवर में यानी गेंदबाजी पे अगर फोकस करें, सनराइजर्स का इकोनॉमी सबसे खराब 11.4, केकेआर का सेकंड हाईएस्ट 10.5। तो यानी सनराइजर्स हैदराबाद, केकेआर दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं बॉलिंग के हिसाब से पावर प्ले में। और इसी तरीके से दोनों टीमों की जो पिछले 3 में से 2 हार आई हैं, वो इन्हीं 2 फेजेस को हारने की वजह से आई हैं, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। इस सब के बीच में बैटल ऑफ बिग हिटर्स तो होने ही वाली है। मतलब आपको आंड्रे रसल दिखेंगे, सुनील नारायण दिखेंगे, रिंकू सिंह कहाँ खो गए यार? रिंकू सिंह को भी तो कुछ करना पड़ेगा। रमनदीप भी हैं, आरआर हैं वहाँ तो एक्चुअली। और दूसरी तरफ ट्रैविस शेख हैं, ईशान किशन है, हेनरिक क्लासन है। मतलब ताबड़तोड़ हिटर्स की भरमार है। लेकिन क्या ईडन गार्डन्स की पिच उन्हें सपोर्ट करेगी? अजिंक्य रहाणे ने थोड़ी सी शिकायत की थी कि यार जो क्यूरेटर साहब हैं उन्होंने आरसीबी वाले मैच में यानी पहले ही मैच में ऐसी पिच दी जहां पे नारायण और वरुण चक्रवर्ती तो इफेक्टिव ही नहीं नजर आए। तो इस बार मैच से एक दिन पहले जो मुझे थोड़ी सी जानकारी मिली है, 2 पिचेस जो नजर आ रही है जिसमें से एक पे मैच खेला जाएगा, दोनों थोड़ी सी सूखी हुई हैं, दोनों पे बहुत कम घास है, यानी कि टर्न होने की पूरी आशंका है। और स्पिन के हिसाब से देखा जाए तो बस केकेआर के स्पिनर्स में दम थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि शायद उतने बड़े स्कोर आपको ना नजर आए जैसा कि अमूमन इन दोनों टीमों ने हमें आदत डलवाई है। और चीजें काफी बदली हैं, जैसा कि वो रन रेट पावर प्ले में दोनों टीमों का बता रहा है। इस सब के बीच में पावर प्ले की बैटल भी होने वाली है। केकेआर का टॉप ऑर्डर जो है वो मोहम्मद शमी और कमिंस के खिलाफ खेलता नजर आएगा। सुनील नारायण को मोहम्मद शमी ने 4 पारियों में 1 बार आउट किया है। क्विंटन डिकॉक को उन्होंने 7 पारियों में 3 बार आउट किया है। पैट कमिंस की भी कहानी अच्छी है। सुनील नारायण को 2 पारियों में दोनों बार आउट किया है पैट कमिंस ने T20s में। क्विंटन डिकॉक को पैट कमिंस ने 1 बार आउट किया है। क्विंटन डिकॉक एक्चुअली उनके खिलाफ रन बनाते हैं, बट खतरा है पैट कमिंस का। और स्पेशली अगर थोड़ा सा बाउंस एक्स्ट्रा मिल जाए, पैट कमिंस बिल्कुल कमर झुका के गेंदबाजी करते हैं। अजिंक्य रहाणे को भी 3 पारियों में 1 बार पैट कमिंस ने आउट किया है। स्ट्राइक रेट भी थोड़ा सा लो है, एवरेज भी 13 का ही है। सनराइजर्स का मिडिल ऑर्डर और केकेआर के स्पिनर्स एक कमाल की बैटल होने वाली है। अब मैं अनिकेत वर्मा की बात पिछले वीडियो में कर रहा था, बहुत अच्छी कहानी है। और अगर आपने नहीं देखी तो सनराइजर्स ने जो पिछला मैच जीता उसके बाद जो हमने वीडियो रिकॉर्ड किया था उसको देखिएगा ज़रूर, बिकॉज हमने कहा था कि आखिरी बार नहीं है कि इस बंदे के बारे में हम बात करने वाले हैं। वो केकेआर के स्पिनर्स के सामने दिखेंगे, और वही नहीं, ईशान किशन, नीतीश कुमार रेड्डी, हेनरिक क्लासन और अनिकेत वर्मा की वो जो चौकड़ी है वो वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण का तोड़ निकालने की कोशिश करेगी। ईशान किशन को वरुण चक्रवर्ती ने 4 पारियों में 1 बार आउट किया है। हेनरिक क्लासन को 7 पारियों में वरुण ने 3 बार आउट किया है। सो हेनरिक क्लासन वर्सेस वरुण चक्रवर्ती इन दैट 7 to 16 ओवर्स फेज, वेरी इंटरेस्टिंग। क्लासन को मैं अपनी टीम में लूंगा जरूर, कीपर बैटर के ऑप्शन में आपको दिख जाएंगे वो, लेकिन वरुण चक्रवर्ती को भी लूंगा ताकि फैंटेसी में बैलेंस चाहिए भाई अपने को बॉस, बैलेंस चाहिए। ईशान किशन को सुनील नारायण ने T20s में 6 पारियों में 2 बार आउट किया है। हेनरिक क्लासन को सुनील नारायण ने आउट नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा बांध के वो रख सकते हैं और इसीलिए कई बार दूसरे छोर पे विकेट मिल जाता है। एक और अच्छी बैटल तो केकेआर का टॉप ऑर्डर वर्सेस पैट कमिंस एंड शमी।
एसआरएच का मिडिल ऑर्डर वर्सेस वरुण चक्रवर्ती एंड सुनील नारायण, और उसके बाद केकेआर के फिनिशर्स यानी कि हमारे आरआरआर रिंकू, रसल, रमनदीप, उनके सामने होंगे हमारे पर्पल पटेल। यार दिल से ही पर्पल निकलता है, मतलब आपका निकलता है क्या? मैं तो कमेंट्री भी कर रहा होता हूँ, हर्षल पटेल विकेट लेता है, मुंह से पर्पल पटेल कभी कभी निकल जाता है। 2 बार पर्पल कैप जीती है यार बंदे ने, शमी ने भी जीती है, तो पर्पल कैप विनर्स हैं इस एसआरएच की टीम में काफी। आंड्रे रसल को हर्षल पटेल ने 4 पारियों में 2 बार आउट किया है, रिंकू सिंह को हर्षल पटेल ने 3 पारियों में 2 बार आउट किया है। तो रिंकू सिंह, आंड्रे रसल के वैसे ही रन नहीं आ रहे, मिडिल ऑर्डर पे काफी दबाव है केकेआर के, स्पेशली अगर स्टार्ट उस तरह की ना मिले जैसे कि पिछले सीजन मिलती थी उन्हें फिल सॉल्ट और सुनील नारायण के कॉम्बिनेशन से, और उसके बाद अगर मिडिल ऑर्डर पे प्रेशर है और आंकड़े इस तरीके के हैं तो समस्या तो है बॉस। थोड़ा सा 12 की तरफ हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले 2-3 चीजें मैं थोड़ी सी एस्टैब्लिश करना चाह रहा था। एक पॉइंट जो मैं रेस करना चाहता हूं वो है एडम जैम्पा का। सनराइजर्स हैदराबाद, आई नो जीशान अंसारी को उन्होंने वो आईपीएल डेब्यू दिया, बड़ी अच्छी खूबसूरत कहानी थी, वो भी 3 विकेट लिए, थोड़े महंगे साबित हुए, लूजिंग कॉज में आए तो कई बार लोग भूल जाते हैं, बट एडम जैम्पा को एज अ लेग स्पिनर नहीं लिया। एडम जैम्पा के मैं आंकड़े देख रहा था 2024 से 50 मैचेस जो उन्होंने T20 के खेले उसमें 76 विकेट उनके नाम रहे, स्ट्राइक रेट 14.3 का, यानी हर 14 गेंदों में 1 विकेट की लगभग गारंटी है, और इकॉनमी 7.7 का है। तो अगर एडम जैम्पा 11 में है तो उन्हें ले लीजिएगा। मुझे लगता है अगर केकेआर ने पिच नारायण और चक्रवर्ती के हिसाब से बनाई है तो एडम जैम्पा भी इफेक्टिव हो सकते हैं। स्पेशली यूजफुल है 7 से 16 ओवर के फेज में, जहां पे वो अपने 80% ओवर्स डालते हैं, और मेरे हिसाब से तो सनराइजर्स हैदराबाद को चौथे फॉरेनर के रूप में एडम जैम्पा को ले लेना चाहिए। अनिकेत वर्मा के बारे में आपको थोड़ा सा बता रहा था, मैं अपनी फैंटेसी टीम में उनको लूंगा। ये कोई पोएटिक रीज़न नहीं है, मतलब ऐसा कोई इमोशनल रीज़न नहीं है। 30 लाख में इस बंदे को खरीदा था, 36 बनाए 13 गेंदों में लखनऊ के खिलाफ, वहीं से एक थोड़ा सा सैंपल साइज, एक टेम्पलेट मिल गया था कि ये बंदा क्या कर सकता है। फिर दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ जो 74 रन बनाया, जिसको हमने खूब सेलिब्रेट किया, सिर्फ 41 बॉल्स में बनाए थे। बट इस सबके बीच में जो मैंने चीज़ नोटिस की वो ये कि उनका स्ट्राइक रेट 238 का था, हर तीसरी बॉल पे बाउंड्री लगाते हैं वो, 11 छक्के लगा चुके हैं स्पिन के खिलाफ। सिर्फ निकोलस पूरन ने उनसे ज्यादा स्पिन के खिलाफ यानी कि 12 छक्के लगाए। निकोलस पूरन ने T20s में पिछले साल से लेके अब तक 200 प्लस छक्के लगाए। उस कॉन्वर्सेशन में भी अनिकेत वर्मा का आना थोड़ा सा गवाही पेश करता है कि ये कितना बेहतरीन खिलाड़ी स्थापित हो सकता है, न केवल एसआरएच के लिए इस सीजन बट मे बी फॉर इंडिया ऑल्सो इन द फ्यूचर, बिकॉज T20 की टीम हमारी बड़ी जेन बोल टाइप की टीम है, बहुत सारे यंगस्टर्स हैं और वर्ल्ड कप आने वाला है। वर्ल्ड कप थोड़ा सा ब्रिज टू फार में भी, बट यू नेवर नो, आजकल T20 वर्ल्ड कप अभी तो हर 2 साल में जाते हैं। पिच कंडीशंस के बारे में थोड़ा सा मैं बता चुका हूँ। एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, पैट कमिंस ने अपने प्री मैच इंटरव्यू में कहा कि भाई हमारा कोई प्लान बी का कोई प्लान है ही नहीं, हम तो ऐसे ही खेलेंगे, मारेंगे, तोड़ेंगे, टूट जाएंगे बट झुकेंगे नहीं। डीजे ब्रावो ने यह कहा कि नहीं, हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा क्राफ्टी, थोड़ा सा टैक्टफुल होना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्लान ए काम नहीं कर रहा है वो तोड़फोड़ करने का, तो थोड़ा सा कभी कभी एनालिसिस के साथ चलना पड़ेगा। तो दोनों फिलॉसफीज का डिफरेंस आज नजर आ सकता है, जहां पे अमूमन इन दोनों टीमों से पिछले सीजन देखा गया था आओ मारो या मरो। 12 बना लेते हैं जल्दी से, आपकी फैंटेसी में मदद भी मिल जाएगी थोड़ी सी। कोलकाता नाइट राइडर्स सुनील नारायण, क्विंटन डिकॉक के साथ ही कंटिन्यू करेंगे, अजिंक्य रहाणे कप्तानी करेंगे, उनसे रनों की उम्मीद, जैसे पहले मैच में उन्होंने अर्धशतक लगा के बताया आरसीबी के खिलाफ। वेंकटेश अय्यर का फॉर्म थोड़ा सा जुदा हो गया है, 23.75 करोड़ का प्राइस टैग का प्रेशर परहैप्स। एक चीज़ अच्छी है कि एसआरएच के खिलाफ फाइनल में उन्होंने 50 मारी थी, ऐसे तो वानखेड़े में भी नंबर उनके बहुत अच्छे थे, हमने बात की थी वीडियो में, बट वो रन नहीं आए और अब समस्या है उनके लिए, अंडर प्रेशर होंगे, वाइस कैप्टन भी हैं इस टीम के। अंकुश रघुवंशी अच्छे दिखे थे वानखेड़े में, मैं मौजूद था वहाँ पे, कुछ बढ़िया शॉट्स लगाए उन्होंने, बट केकेआर के बाकी बल्लेबाजों की तरह ही थोड़े से ताश के पत्ते की तरह वो भी ढह गए। रिंकू सिंह के फॉर्म पे कंसर्न है, रसल की एग्जैक्टली यही सिचुएशन है, रमनदीप तो वी हैवंट इवन सीन इनफ, इवन दो थोड़े से लास्ट मैन स्टैंडिंग टाइप के रह गए थे वो लास्ट मैच में, बट रमनदीप आरआरआर को रन बनाने पड़ेंगे भाई, और तेज गति से। हर्षित राणा, स्पेंसर जॉनसन, वैभव अरोड़ा के रूप में उनके पास वो गेंदबाज हैं। चेंजेस मुझे नहीं लगता आप ज़्यादा देखने वाले हैं इसमें। चेंजेस मैं एक्सपेक्ट करूंगा सनराइजर्स हैदराबाद में, जहां पे मैं वियान मुल्डर की जगह एडम जैम्पा को देखना चाहूंगा। तो प्रॉबल 12 उनकी, ट्रेविस शेक 1 और 2, क्वाइट सिंपल, फाइनल का बदला भी लेना है और थोड़ा सा बदलाव भी करना है। नंबर 3 पे ईशान किशन जो सेंचुरी लगाई थी, उसके बाद कंसिस्टेंसी चाहिए भाई, कंसिस्टेंसी चाहिए। T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, प्रेशर डालना है थोड़ा सा सैमसन पे, ऋषभ पंत पे, मे बी KL राहुल पे, मे बी ध्रुव जुरैल पे, एक्सेट्रा। बहुत कीपर बैटर हैं यार। नीतीश कुमार रेड्डी 4 पे, अनिकेत वर्मा नंबर 5 पे, माई प्लेयर टू वॉच आउट फॉर। हेनरिक क्लासन नंबर 6 पे, विकेट कीपिंग भी करेंगे। अभिनव मनोहर नंबर 7 पे, he's got to score some runs, वरना इस जगह इस 11 से बहुत जल्दी बाहर हो जाएंगे। नंबर 8 पे पैट कमिंस कप्तान, थोड़ा सा बेहतर
इकोनॉमी रखना चाहेंगे। पैट कमिंस को शोभा नहीं देता कि इतने रन वो लौटाएं और विकेट ना ले पाएं। वियान मुल्डर की जगह मैं एडम जैम्पा को आते देखता हूं, उम्मीद करता हूं ऐसा होगा तो मेरी फैंटेसी टीम में भी वो होंगे। हर्षल पटेल 10 पे, शमी 11 पे और 12 पे सिमरजीत और जीशान अंसारी के बीच में ऑप्शन वो चूज कर सकते हैं। अगर थोड़ी सी पेस एंड बाउंस वाली पिच लग रही है तो सिमरजीत को ले लो बिकॉज ही गॉट दैट 140 प्लस पेस, वरना जीशान अंसारी का डेब्यू अच्छा रहता है। 3 विकेट लिए थे, महंगे हुए थे तो क्या हुआ, बट मौका देना चाहिए। तो स्पिन अगर चलती है वहाँ पे वरुण और नारायण की, तो जीशान और एडम जैम्पा की क्यों नहीं। तो ये मेरे प्रोबेबल 12 दोनों टीमों के प्रेडिक्शन के हिसाब से मैं केकेआर को 51-49 थोड़ी सी एज दूंगा क्योंकि घर पे खेल रहे हैं, क्योंकि इतने सारे फेलियर्स एक सीजन में इस टीम के नहीं हो सकते और सनराइज हैदराबाद से भी मैं कमबैक की उम्मीद करूंगा। तो एक क्लोज कॉन्टेस्ट मैं देख रहा हूं। आप भी अपने प्रेडिक्शन बताना मुझे, टॉप रन गेटर कौन, टॉप विकेट टेकर कौन, और इस सनराइजर्स और केकेआर यानी रिपीट ऑफ लास्ट ईयर्स फाइनल की बैटल में जीतने कौन वाला है, पर्पल एंड गोल्ड या फिर ऑल ऑरेंज।